अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में नागिन मूवी देखी है और उस मूवी को देखकर एक अलग ही सा एहसास हुआ करता। मैं और मेरे छोटे भाई तो जब टीवी के आगे ये मूवी आया करती, एक निश्चित समय हुआ करता, उस समय का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते और सभी साथ में बोला करते कि आज तो हम नागिन मूवी देखेंगे। दोस्तों, श्रीदेवी की जो नागिन मूवी थी वो मुझे बहुत पसंद थी और मैं उसको बहुत देखा करती थी। जब हम दोनों बहन भाई छोटे थे और हमें घर में कहीं कोई सांप दिख जाए, निकल आते हैं घरों में सांप, तो हम एक दिन सांप निकला हमारे घर में और हम उसके सामने खड़े हो गए। पापा हमें दूर करने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि ये कब इंसान बनेगा, कब ये महिला बनेगी, मतलब कब ये अपना रूप लेगी। दोस्तों, हमारे पापा ने हमें बड़ी मुश्किल से इधर किया और एक एक चपाट हमारे गाल पर रख दिया और कहा कि तुम अकल नहीं है, ये सांप है और इससे तुम इतने नजदीक खड़े हो। तो हम दोनों बहन भाई बहुत जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि पापा ने तो हमें पीट दिया, ये तो गलत बात है, हमने टीवी में देखा कि ऐसा हो जाता है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा जिक्र और कर दें, जो बचपन की जिंदगी है ना, वो बहुत खुले ख्यालों की होती है। बहन भाई साथ में रहते हैं, हर एक पल लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन एक दूसरे से बोले बिना एक दिन नहीं निकलता। शाम के वक्त तो हर हालत में बात कर लेते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो सबके अपने मकान हो जाते हैं, सब दूर दूर हो जाते हैं और कोई किसी से शायद हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी बात नहीं करता। अब तो हफ्ते या 2 हफ्ते, महीनों तक भी बहुत बहन भाई ऐसे देखे हैं जो बात नहीं करते। लेकिन उन सभी से कहना है कि अपनी बहनों पर फोन कीजिएगा और उनके हालचाल अच्छे से पूछिएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। एक बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, वो पल कितने याद आते हैं। जिंदगी तो भाई वो थी, आज तो केवल हम एक अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उस जिंदगी को मैं तो बहुत याद करती हूँ। आप लोग कितने याद करते हैं उस जिंदगी को जहां पर एक टीवी के सामने पूरा मोहल्ला बैठकर उस टीवी को देखा करता, और किसी के घर में रंगीन टीवी आया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाया करती। मैं तो उसमें ये देखा करती कि कहाँ से एक कलर आ रहे हैं और ऐसे कैसे कोई दिखा सकता है। तो दोस्तों, ही ना एक जादुई सी दुनिया थी जो बचपन था, लेकिन आज वो दुनिया हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। अब आपको कहानी पर एक रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, उस कहानी के किरदार या उस कहानी में घटी हुई घटनाओं का हमारा चैनल कोई भी अपने ऊपर ऐसी बात नहीं लेना चाहता। हम उस बात को बिल्कुल भी सत्य नहीं कहते हैं, केवल एक कहानी के तौर पर उस बात को आप लोगों के सामने रखा गया है। कहानी की शुरुआत सभी लोग कहते हैं सत्यता से आधारित है, लेकिन हमारा चैनल इसके बारे में बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं कहेगा कि कहानी सत्यता पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सीहोर जिले से लगा हुआ एक गांव होता है, छोटा सा, और उस गांव में दोस्तों एक व्यक्ति रहता है। व्यक्ति का नाम विनोद होता है और ये कहानी जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे कुछ पलों की बाद की होती है। दोस्तों, विनोद जो होता है वो एक किसान होता है। उसके पास वो पशुपालक भी होता है, कई पशु पालता है, गाय रखता है, कई भैंसे रखता है और अपने घर का गुजारा इन सब चीजों में से वो चला रहा होता है। विनोद अपनी जो पशु होते हैं उन्हें जंगल में चराने के लिए ले जाया करता है, रोज का यही काम था। अब विनोद एक दिन अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में ले जाता है और दोस्तों, वहां पर उसकी गाय को एक सांप डस लेता है। आखिरकार सांप जैसे उस गाय को डसता है तो विनोद उसे देखता है और वहां पर तुरंत उस सांप को मार देता है। मारने के बाद विनोद अपने घर आ जाता है। घर आकर वो गाय तब तो खत्म नहीं होती है, लेकिन घर आकर उस गाय पर बहुत जोर पड़ता है और उसके बाद उसके प्राण पखेरु यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, वो गाय जीवित नहीं रह पाती है। इसके बाद उसको जमीन में दफना दिया जाता है और यहाँ पर जो विनोद होता है वो अपने घर में रहने लगता है। लेकिन एक और घूमकर इसमें बात होती है कि जो विनोद होता है, जब उसने उस सांप को मारा था तो उसके पास उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है। ये कहानी उस गांव के लोग आज भी दोहराते हैं और आज भी बताते हैं। हमारा चैनल बिल्कुल भी सिद्ध नहीं करता कि ये कहानी सच होगी या सत्यता पर आधारित होगी, लेकिन आप लोगों की राय जाननी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर उस पत्थर को वो घर ले आता, उस पत्थर को जब वो घर लेकर आता है तो जब अंधेरे में उस पत्थर को रखा करता तो उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हुआ करती कि उसकी अंधेरे की झोपड़ी चमकने लगती। जिस दिन से विनोद के पास वो पत्थर आया था, विनोद की जिंदगी बदलने लगती है। विनोद की पत्नी होती है और 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, उसके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। उसके पास पैसा आने लगता है और पैसा भी ऐसा आता है कि उसका
जो व्यापार है, व्यापार चलने लगता है, पशुओं का व्यापार दोस्तों, वो वहीं से दूध बेचने का काम इतना प्रबल हो जाता है और उन्हें कहते हैं ना कि बिना बात के पैसे इधर उधर से आने लगते हैं। विनोद उस पत्थर को एक भगवान का प्रसाद समझकर रख लेता है और हमेशा ये सोचता है कि इस पत्थर की वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, मेरा दूध भी अच्छा बिच रहा है। दोस्तों उस वक्त तो दूध की कुछ कीमत नहीं थी, लेकिन जो भी कीमत थी उस वक्त के दौर पर वो कीमत बहुत होती है। विनोद के दिन पर दिन अच्छे होने लगते हैं। उधर जिस सांप को विनोद मारकर आया था, जिस नाग को, वहां पर लोग बताते हैं, हमने नहीं कहा है, लोग बताते हैं कि उसकी जो पत्नी होती है, मतलब नागिन होती है, वो विनोद को ढूंढती रहती है। अब ये कहा गया है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, ये कहा जाता है विनोद का घर बहुत बड़ा बन चुका था। विनोद एक भट्टा खोल लेता है, उस वक्त बहुत पैसे वाला बन जाता है धीरे धीरे। अब विनोद जो वो चमकीला पत्थर था उसे एक कपड़े में बांधकर, उसका एक गंडा टाइप मतलब होता है ना, गले में पहन लेता है, उसे गले में पहन लेता है और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिताने लगता है। दोस्तों विनोद की हर चीज बदलने लगी थी। जो एक सीधा साधा इंसान था, अब वो इंसान और तरीके का बनता चला गया था। जो जो उसके हाथ में पैसा आता है, विनोद बदलने लगता है और उसके व्यवहार और उसके जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके थे। विनोद की एक आदत बहुत बिगड़ चुकी थी, वो शादीशुदा होते हुए भी और लड़कियों से रिश्ता रखा करता, और ये आदत उनकी बहुत गंदी होती है, क्योंकि पैसा पास में था तो किसी की कोई दिक्कत ही नहीं होती और वो कई लड़कियों के साथ रिश्ता रखता है। अब उसके पास एक खूबसूरत लड़की आती है, वो अपने भट्टे पर बैठा हुआ होता है और वो लड़की आकर उससे काम मांगती है। उस लड़की को देखकर एक पल में ही ऐसा लगता था कि इतनी खूबसूरत लड़की आज तक ना ही तो देखी है और ना ही देखूंगा। विनोद उसको एक नजर में ही अपनी बनाने की कोशिश करता है, जबकि उसकी पत्नी होती है, और विनोद उस लड़की पर फिदा हो जाता है। दोस्तों विनोद फिदा हो जाता है और तुरंत उस लड़की को काम पर रख लेता है। वो लड़की काम पर रहने लगती है। वो कपड़े भी कुछ इस तरह के पहना करती कि उन कपड़ों में वो बला की तरह खूबसूरत रखा करती। अब वो लड़की होती है, वो विनोद पर हमेशा नजर रखा करती। विनोद उसे एक तरफ अलग ले जाकर कहता है कि तू हमेशा मेरी तरफ देखती है, आखिर बात क्या है? तो वो विनोद के कंधों में हाथ डालकर कहती है कि तुमसे प्यार करना है, इश्क लड़ाना है। विनोद तो खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोस्तों विनोद उससे मिलने का एक वक्त और तय कर लेता है और उस लड़की को कुछ बहुत सारे पैसे देता है। पैसे देकर अब शाम का वक्त उनका मिलने का होता है। अब वो लड़की उसी भट्टे पर उससे मिलने के लिए आ जाती है। दोस्तों वहां पर रात के वक्त सभी मजदूर सो जाते हैं। अब जैसे ही वो वहां पर मिलने के लिए आती है तो थोड़ी दूर वो दोनों हो जाते हैं सभी से। तब वो कहती है हमारे जो गले में क्या पड़ा रहता है, तो विनोद उस पर हाथ रख लेता है और कहता है कि ये तो मेरी जिंदगी की चाबी है, इसी ने तो मुझे चमकाया है और इसी की बदौलत है आज मैं इतना अच्छे से रह रहा हूँ। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? तो वो कहता है कि इसमें बहुत कुछ खास है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन तुम इसके बारे में ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन फिर वो लड़की अपनी एक इच्छा जाहिर करती है। वो कहती है कि मुझे भी ये पहनना है जो तुमने पहना हुआ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो वो लड़की रूस जाती है कि भाई तुम मुझे ये नहीं दे रहे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई। दोस्तों विनोद ने बिल्कुल भी छानबीन नहीं की थी कि ये कहाँ से है क्या नहीं है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि या तो मुझे ये पहनने के लिए दे दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब विनोद हालात को देखकर उस गले के लॉकेट को उतार कर उस लड़की को दे देता है और उस लॉकेट को पहनते ही वो लड़की एकदम से ऐसी हो जाती है कि मानो इसमें कितनी शक्तियां प्रवेश कर चुकी हों, और दोस्तों वो विनोद पर हावी हो जाती है और विनोद को डस लेती है। ये सारी चीजें वहां पर एक मजदूर होता है, ये सारी चीजें देख रहा था, क्योंकि पूरे दिन से ही उसने देखा था कि ये लड़की से क्या बात कर रहा है जो हमारा मालिक है। दोस्तों वो मजदूर देखता है तो वो मजदूर बताता है, हालांकि अब वो मजदूर इस दुनिया में नहीं रहा है, काफी पुरानी बात है। वो मजदूर सभी गांव वालों में एक कथा प्रचलित है। वो बताता है कि वो विनोद से कह रही थी कि तुमने मेरे पति को मारा था ना, ये उसी चीज का बदला है। और वो विनोद को डस लेती है एक नागिन बनकर और वो उस चमकीले पत्थर को लेकर वहां से चली जाती है। वो मजदूर इन बातों को देखकर दोस्तों वो अपने जो उसने धोती पहन रखी थी उसमें टॉयलेट कर जाता है, बाथरूम कर जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं उस दृश्य को देखकर, और वो वहां से भाग जाता है और उस अपनी खाट में भी, चारपाई में भी नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होती है तो पूरे गांव में शोर मच जाता है। विनोद की पत्नी
उसके पास आकर जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मजदूर डर के मारे किसी से बात नहीं करता है। लेकिन जब उसे देखते हैं तो उसके विनोद के मुंह से झाग आ रहे थे और उसको किसी सांप ने डसा था, क्योंकि उसके ऊपर कई डंकों के निशान होते हैं। गांव वाले इसी बात से अनुमान लगा लेते हैं। विनोद का रंग जो है वो लीला पड़ा हुआ था। विनोद को अब यहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, विनोद को अंतिम विदाई दे दी जाती है, लेकिन जो वो वहां पर काम करने वाला था, जो भट्टे पर काम करता है, अब उसे ना ही तो रातों को नींद आती है, ना ही दिन को चैन आता है कि अगर मैं ये बात किसी से कहूं तो कहीं मेरे ऊपर बात ना आ जाए। जब इतनी बड़ी बात हो सकती है तो वो इस बात को अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी दूसरी सहेली से कहती है, दूसरी तीसरी से कहती है, और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। दोस्तों, जब पूरे गांव में बात फैल जाती है तो सभी कहते हैं कि इस बात से एक सबक मिलता है कि जो लालच होता है ना, वो बुरी बला होता है। विनोद को लालच था उस चमकीले पत्थर का, और विनोद ने इसी वजह से अब विनोद को इस बात की सजा मिली है। ये कहानी आज इस गांव में, सीहोर के जिले में, जो सीहोर से छिपा हुआ गांव है दोस्तों, इसमें आज भी एक कहानी प्रचलित है और इस कहानी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो मैं ये आप लोगों पर छोड़ती हूँ, क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हो? क्या ऐसा हो सकता है? हमारा चैनल बिल्कुल भी इन बातों के लिए कोई भी आप लोगों से ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई ये कहानी हम सत्यता पर सुना रहे हैं, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि ये कहानी सत्यता पर आधारित है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? क्या एक इच्छाधारी नागिन होती है या नाग होते हैं? हालांकि दोस्तों, इन सभी चीजों पर हमारे बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और वो फिल्में सुपर डुपर हिट गई हैं। हम और आप जैसे लोगों ने ही उन फिल्मों को वायरल किया है और जगह जगह पहुंचाया है। जब बॉलीवुड इन बातों को कर सकता है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो इन बातों में रही होगी। बाकी चीजें मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, लेकिन जरूर कमेंट करके जरूर बताना, क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक इच्छाधारी नागिन ऐसा कर सकती है, अपने पति का बदला ले सकती है, या ये एक मनगढ़ंत कहानी है? जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, ये कहानी तो हमने मुगलों के जमाने में भी, मुगलों के जमाने की जो हम कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ बातें ऐसी बताई जाती हैं, जो राजा महाराजा थे वहां पर भी बताई जाती हैं कि एक राजा दूसरे राजा से बदला लेने के लिए किसी इच्छाधारी नागिन या विशैल कन्या को, विशैल कन्या बोला करते हैं शायद उनको भेजा करते और तब उस राजा का अंत कराया करते। तो क्या इन बातों में सच्चाई है या नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी रोचक और एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। भाई, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। मेरी बहन भी मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। लगता है कि आप लोगों से बातें करूं और घंटों तक आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। दोस्तों, कुछ लोग हैं जिनके नाम लेना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। पहला नाम है ज्योति जैन, दूसरा नाम है ओम प्रकाश जी, उन्हें भी हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आदित्य सिंह, इन्होंने कहा है कि पुनर्जन्म होता है, ये कहानी सत्यता पर आधारित है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तीसरा नाम है राधे श्याम, राधे श्याम जी, आप अगर उम्र में बड़े हैं तो आपको राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौथा महेश शर्मा, महेश शर्मा जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनुराम सोनी, मनुराम सोनी जी, आपका नाम हमें ठीक से समझ में नहीं आया है, अगर गलत हो तो आप अपनी हमें बता दीजिएगा, लेकिन आपने भी हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट करा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।